What is up, guys? This is Shivansh coming back at you today with another video. Guys, ये जो वीडियो है ये एक ऐसी वीडियो है जो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। इवन मैंने भी इस टॉपिक को जब रिसर्च में इस टॉपिक पे कर रहा था तो मैंने YouTube पे रिसर्च की। मुझे कोई वीडियो एज सच नहीं मिली इस टॉपिक पे, तो मुझे लगता है इट्स वन ऑफ अ काइंड वीडियो। सो इट नीड्स अ वेरी डिटेल्ड डिस्क्लेमर। और इसके साथ मुझे डिस्क्लेमर में कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। पहला पॉइंट ये है, इट्स नॉट एनी लीगल एडवाइस, आई एम नॉट अ लीगल एडवाइजर। दूसरा पॉइंट है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। और यहाँ पे मैं जो भी बातें करूँगा ये समझ के आपको ये समझना है कि मुझे शायद लॉ की उतनी नॉलेज ना हो, और ये भी समझना है कि यहाँ पे जो भी व्यूज़ हैं वो मैं अपने व्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है बस उस इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा हूँ और आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें इस वीडियो में बोली गई हैं वो सेबी के व्यूज़ हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन मेरा नहीं है। दूसरी चीज़, ये वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं और जो ट्रेनर्स हैं, वो सभी के सब काफ़ी अवेयर हों, चीज़ों से डरना बंद करें और चीज़ों को एड्रेस करें। जो भी इश्यूज़ हैं उन उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए और उन इश्यूज़ के बारे में बात की जाए, ऐसा यहाँ पे मेरी कोशिश है। तो अब देखो, जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट टीचिंग या ट्रेनिंग की, तो यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते हैं। पहला व्यू पॉइंट है लीगल व्यू पॉइंट, कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो कोई भी एक्शन अगर आप ले रहे हैं तो वो लीगल है या नहीं है। दूसरा व्यू पॉइंट आता है एथिकल व्यू पॉइंट। दोस्तों, एथिकल व्यू पॉइंट की बात हम करेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन स्कैम्स के बारे में, कुछ कॉमन फ्रॉड्स के बारे में, और कैसे आप पहचान सकते हैं कि वो जो कोई अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई चीज़ कर रहा है तो वो चीज़ वो कहीं कहीं वो फ्रॉड या स्कैम तो नहीं कर रहा आपको। ठीक है, तो इसकी बात हम एथिकल व्यू पॉइंट की बात करेंगे बाद में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीगल व्यू पॉइंट की। और वंस अगेन, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ लॉ professional, and I haven't studied law in my life. So, whatever I'm saying is just a representation of things that are already publicly available. अब इसमें मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स का यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उन सारे डॉक्यूमेंट्स का लिंक होगा। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट sebi.इन की वेबसाइट से ये डॉक्यूमेंट है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, दीज आर इन रिलेशन टू सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रेगुलेशंस 2013। इसमें सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज कि व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला जो ये डॉक्यूमेंट है sebi.gov.in की साइट पे, इस डॉक्यूमेंट को समझते हैं। यहाँ पे जो बात है वो ये है कि व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस? इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज एन एडवाइस रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग इन परचेजिंग, सेलिंग और अदरवाइज डीलिंग इन सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, and advice on investment portfolio containing securities or investment products, whether written, oral, or through any other means of communication for the benefit of the client, and shall include financial planning। तो देखो, इसमें एक कैच है जो आपको समझना होगा, कि अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, देखो सेबी के अंडर दो पोजीशंस हैं। पहला पोजीशन है एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, और दूसरी पोजीशन है एक रिसर्च एनालिस्ट की। ठीक है, इन दोनों पोजीशंस में जो डिफरेंस है वो क्या है, कि मान लो अगर एक पर्सन है जिसके पास 10 क्लाइंट हैं, अब वो दो तरीकों से एडवाइस दे सकते हैं उनको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। पहली एडवाइस वो ये दे सकता है कि वो सारे के सारे 10 लोगों का एक ग्रुप बना दे और सभी को एक कॉमन एडवाइस दे। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि वो क्या कर सकता है, वो हर पर्सन की एक डिटेल्ड एनालिसिस करे कि कौन, क्योंकि हर पर्सन एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई किसी की एज कुछ होगी, किसी की एज कुछ, तो वो डिफरेंट एक एनालिसिस करे हर पर्सन पे कि किसकी क्या एज है, क्या उसका रिस्क एपेटाइट है, और उसकी फाइनेंशियल जो प्रोफाइल है वो क्या है, मतलब बैकग्राउंड क्या है, उसके पास कितने फाइनेंसेस हैं, कितना कितना उसको लाइक अपने घर खर्च के लिए उसको कितना चाहिए, मतलब कितना मनी सेफ उसको रखना है, वो सारी चीजें वो समझे। डेप्ट में कितना रखना है, इक्विटी में कितना रखना है, और उस हिसाब से हर पर्सन का एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो, एक अलग पोर्टफोलियो हर पर्सन को दे। तो वो आ गया एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ठीक है, वो हो गई एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट क्या है कि वो हर पर्सन के लिए सेम है, तो वो यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग रोल्स हैं सेबी के अकॉर्डिंग, और इनके लिए अलग अलग रेगुलेशन है। क्या रेगुलेशन है उनको समझेंगे और फिर जानेंगे क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ें लीगल है और क्या इलीगल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि प्रोवाइडेड, अब देखो सेबी ने एक क्लॉज स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो प्रोवाइडेड दैट द इन्वेस्टमेंट एडवाइस गिवन थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एनी इलेक्ट्रॉनिक और ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशंस मीडिया
medium which is widely available to the public shall not be considered, again shall not be considered as investment advice for the purpose of IEA regulations. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब क्लियरली है कि कोई पर्सन अगर पब्लिक में एडवाइस दे रहा है थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन या कोई भी ऐसा मीडियम जो कि पब्लिक है, that is not considered as an investment advice for the purpose of IEA regulations. However, there is a second clause. What is the second clause? Is that IEA मतलब है investment advisor, of course, ठीक है. However, investment advisors who make public appearance or make recommendations or offer an opinion while making recommendations through public media, they are required to comply with the relevant provisions of SEBI रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस. तो इन जो रिसर्च एनालिस्ट के रेगुलेशंस हैं 2014, अभी इस पे चलेंगे. इसकी भी पीडीएफ मैंने खोल के रखी है आप लोगों के लिए. ये वाली पीडीएफ है, ठीक है. तो अभी इस पे आएंगे और देखेंगे क्या वो प्रोविजंस है. रेलिवेंट प्रोविजंस एक्चुअली यहाँ पे शायद कुछ एक आध प्रोविजंस हैं जिनके हमें यहाँ पे बात करनी है, तो अभी उन प्रोविजंस की अभी मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है. तो फिर से लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे इन्होंने टर्म इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स यूज किया हुआ है, यानी मतलब वो लोग जो हैं, ठीक है, मतलब कुल मिला के पब्लिक मीडिया के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं उनको कहे ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ही रहे. आई डोंट नो, लाइक मैं सिर्फ एक वर्ड पे हालांकि इतना फोकस नहीं कर सकता, तो आई मीन दे हैड टू यूज अ वर्ड एनीवे, बट चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा. देखो, एक ब्लॉग है यहाँ पे डॉक्टर विजय मलिक का, जिस ब्लॉग को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को, पूरी चीज़ को समझाया हुआ है. तो सबसे पहले आप समझते हैं रिसर्च एनालिस्ट, क्योंकि हम देखो, हमने यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रेगुलेशंस को समझा, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई पब्लिक मीडिया के अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो इन रेगुलेशंस से उसे कंप्लाई करना पड़े, इन रेगुलेशंस के साथ चलना पड़ेगा. जो रिसर्च एनालिस्ट के रेगुलेशंस हैं इनके साथ उसको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ठीक है. और चलो आगे बढ़ते हैं. तो अब हम आ जाते हैं रिसर्च एनालिस्ट के रेगुलेशंस पे, और इन रेगुलेशन में देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं. तो सबसे पहले आता है, कोई पॉइंट देखते हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो. वेदर द इंडिविजुअल एम्प्लॉयड एज, हाँ, पहली चीज़ ये है कि अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट हो जो कि एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, मतलब एज अ जॉब आप काम कर रहे हैं, देन यू डू नॉट नीड टू रजिस्टर. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सम पीपल. वेदर द पर्सनल इन्वॉल्व इन, दूसरी चीज़ है कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि क्लरिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक मार्केटिंग, बैक ऑफिस, सपोर्ट सर्विसेज, एक रिसर्च रिपोर्ट की पब्लिशिंग के प्रोसेस में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, देन अगेन यू आर नॉट अ रिसर्च एनालिस्ट एंड यू डू नॉट कम अंडर दीज रेगुलेशंस, ठीक है. अब देखो, रिसर्च एनालिस्ट का मतलब क्या है. यहाँ पे सेबी, देखो sebi.gov.in की साइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस डॉक्यूमेंट का, देख सकते हो आप. और अब आपका फर्ज है कि आप अपनी रिसर्च करें, इन सारी चीज़ों को देखें और अपनी रिसर्च करें. और मेरे वर्ड्स पे कोई एक्शन बिल्कुल मत लें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं रहेगी, ठीक है. प्रिपरेशन और देखो, अब यहाँ पे इन्होंने बताया रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है. तो अ रिसर्च एनालिस्ट इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन और पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट. तो पहला टर्म यहाँ पे यूज हो गया, रिसर्च रिपोर्ट. नाउ व्हाट इज अ रिसर्च रिपोर्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज अ रिसर्च रिपोर्ट? ओके, लेट अस ऊपर चलते हैं. A research report means any written or electronic communication that includes research analysis or research recommendation or an opinion concerning securities or public offer, providing a basis for an investment decision. अच्छा, कुल मिला के अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं. अगर आप इस डेफिनेशन को देखो तो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं. तो अब हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज़ नॉट अ रिसर्च रिपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे तो लगभग बहुत से यहाँ पे कंफ्यूजिंग, मतलब बहुत सी कंफ्यूजन है यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर आएंगी और क्या क्या हैं जो नहीं आएंगी. तो वी जस्ट हैव टू गो फर्दर एंड गो टूवर्ड्स अ क्लैरिफिकेशन, और ये क्लैरिफिकेशन आगे आएगा तो बात करेंगे. दूसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है. मेकिंग बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन, तो अगर कोई बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन दे रहा है तो वो एक रिसर्च एनालिस्ट की रेगुलेशंस के अंदर आता है. प्राइस का टारगेट दे रहा है किसी स्टॉक में तो इस रेगुलेशन के अंदर आता है. या फिर अगर पब्लिक ऑफर कोई है उसके रिगार्डिंग कोई ओपिनियन अपना दे रहा है तो वो एक रिसर्च एनालिस्ट के रेगुलेशंस के अंदर आता है, ठीक है. What are all the communications excluded from the definition of research report? Okay, ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे हैं जो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर नहीं आते, तो शायद इसमें डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी. पहली चीज़ इन्होंने बोली है कमेंट्स ऑन जनरल ट्रेंड्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट, यानी आप सेफली बिना किसी रजिस्ट्रेशन के
आप अगर जनरल ट्रेंड पे कमेंट करना चाहते हो कि इंडिया इंडिया की जो मार्केट है वो काफी बुलिश है, काफी बेरिश है, इस तरीके की चीजें आप कहना चाहते हो इन जनरल सिर्फ मार्केट के बारे में, दैट इज अलाउड। द सेकंड थिंग इज डिस्कशंस ऑन ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, यानी किसी भी इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी बात अगर हम कहना चाहते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट इज टोटली अलाउड। ठीक है, किसी भी इंडेक्स से रिलेटेड हम कुछ कहना चाहें। अब ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस के अंदर कौन कौन आता है, ये बात इंपॉर्टेंट। ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस के अंदर आ जाते हैं हमारे पास निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 आ गया, सेंसेक्स आ गया, ठीक है, निफ्टी 100 आ गया, नेक्स्ट 50 आ गया, निफ्टी मिड कैप 50, मिड कैप 100, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 150, 200, 250। आई डोंट नो 150 200 एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, बट जो भी है, अगर करते होंगे तो आएंगे। निफ्टी 500 इसके अंदर आ गया। कुल मिला के ऑल इंडाइसेस, जितने भी इंडेक्स हैं हमारे, अगर मैं मतलब अगर इस इंडेक्स पे कोई एनालिसिस कर रहा है या फिर कोई रिकमेंडेशन भी दे रहा है, मतलब या कोई डिस्कशन कर रहा है, सॉरी रिकमेंडेशन ये डिस्कशन कर रहा है, दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट इज नॉट अ रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, कमेंट्रीज ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मार्केट कंडीशंस, मतलब अगर मैं इकोनॉमी पे कमेंट कर रहा हूँ, इंडिया की जीडीपी पे, किसी फाइनेंशियल डेटा पे कमेंट कर रहा हूँ, दैट इज ओके। अगर मैं पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहा हूँ तो अगेन दैट्स ओके। अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मार्केट पे क्या होगा, दैट इज ओके, बिकॉज मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की और मैं चर्चा कर रहा हूँ जनरल ट्रेंड की। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार आएगी और उससे किन स्टॉक्स को फायदा होगा, तो यहाँ पे अभी तक कोई क्लैरिटी हमें नहीं है इस चीज की। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमें क्लैरिटी होती है या नहीं। बट स्टॉक्स की क्योंकि बात यहाँ पे नहीं की गई है, साफ साफ यहाँ पे बोला गया है जनरल ट्रेंड इन द सिक्योरिटी मार्केट, तो इसमें स्टॉक्स नहीं आए। ठीक है, सिर्फ पूरी मार्केट का जनरल एक तरीके से इंडाइसेस आ गए। ठीक है, और मार्केट कंडीशंस, यानी अगर मार्केट की कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, सो दैट इज अगेन ओके। ठीक है, पीरियोडिक रिपोर्ट्स और अदर कम्युनिकेशन प्रिपेयर, तो अगर म्यूचुअल फंड की तरफ से आपको आपका यूनिट स्टेटमेंट या फिर और कोई रिपोर्ट आपको मिलती है, मार्केट का कुछ ओवरव्यू मिलता है, सो दैट अगेन डजंट कम अंडर अ रिसर्च रिपोर्ट। ओके, इंटरनल कम्युनिकेशन दैट आर नॉट गिवन टू, मुझे नहीं पता इस पॉइंट का क्या मतलब है। कम्युनिकेशंस दैट कंस्टिट्यूट ऑफर डॉक्यूमेंट्स और प्रोस्पेक्टस दैट आर सर्कुलेटेड एज पर रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। ओके, स्टैटिस्टिकल समरीज ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनीज, मतलब अगर मैं कंपनीज का जो फाइनेंशियल डेटा है, जो फाइनेंशियल नंबर्स है, उनको क्रंच करके, उनको स्टैटिस्टिक्स में क्रंच करके कोई डेटा जनरेट कर रहा हूँ पब्लिक के लिए, दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट डजंट कम अंडर रिसर्च रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी बात की थी प्रीवियस वीडियो में यूटीआई के मोमेंटम फंड के बारे में। ठीक है, यूटीआई के मोमेंटम फंड के बारे में मैंने वीडियो में बात की थी और मैंने उसमें आपको पूरा प्रोसेस दिखाया था, लाइक थोड़ा सा बताया था, एक जिस्ट दिया था आपको कि जो मोमेंटम का पोर्टफोलियो है, जो निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स है, वो किस तरीके से कैलकुलेशन करता है। वहां पे हमने जेड टेस्ट के बारे में बात की थी, जो कि एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। सो आई थिंक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, दैट इज परफेक्टली ओके एंड आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद दैट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई इन अ सेक्टर और इंडेक्स। तो देखो, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस अगर कोई पोस्ट करता है किसी सेक्टर या फिर किसी इंडेक्स पे, that doesn't come under a research report, but what about individual stocks? यहाँ पे इन्होंने आगे अगले क्वेश्चन में इस चीज को क्लैरिफाई किया हुआ है। सो अगेन ये सारे पॉइंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे ध्यान से कि ये सारे पॉइंट्स हैं जो सेबी की वेबसाइट पे हैं। ठीक है, तो अब देखो, एनी अदर कम्युनिकेशन जो आगे सेबी बोलेगी वो भी इन रेगुलेशंस में ऐड होता रहेगा। ठीक है, वेदर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल स्टॉक्स की, इन्होंने पूरे इन पैरामीटर्स में बात नहीं की, सिर्फ इन्होंने बात की जो हमारे इंडेक्सेस हैं मेनली उनकी बात इन्होंने की, मार्केट की जो कंडीशंस हैं उनकी बात इन्होंने की। कुल मिला के इन्होंने इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं की। अब ये आगे करेंगे, वेदर टेक्निकल एनालिसिस इज एक्सेप्टेड फ्रॉम अंडर द परव्यू ऑफ आर ए रेगुलेशंस। ओके, इन्होंने लिखा है मेकिंग बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट एक्सेप्टेड अंडर द परव्यू ऑफ आर ए रेगुलेशंस। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन देता हूं बेस्ड ऑन एनी टेक्निकल एनालिसिस, दैट I need to get registered for that. Okay. However, technical analysis related to demand and supply for a particular sector or index is okay. It is exempted from this regulations. ठीक है, तो अगर मैं किसी सेक्टर या इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो that is fine. अगर मैं किसी उसकी बात कर रहा हूं इंडिविजुअल स्टॉक की, देन दैट इज नॉट फाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले देखो, आगे पूरा जो नॉलेज है वो पूरी लेते हैं, लिटिल
नॉलेज इज वेरी डेंजरस, एक मेरा फ्रेंड कहा करता था। और एक छोटी सी एक पॉइंट पढ़ा और आप उछलने लगे, कोई कंक्लूजन बना लिया, वो नहीं करना है। सारे पॉइंट्स जो हैं सब कुछ समझना है, अच्छे से इस चीज को समझना है। वेदर व्हाट आर ऑल कम्युनिकेशंस एक्सक्लूडेड अंडर पीरियोडिक रिपोर्ट्स, ये म्यूचुअल फंड के लिए पॉइंट है, ये तो इसको मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, व्हाट ओके व्हाट हु इज एन इंडिपेंडेंट हु इज प्रॉक्सी एडवाइजर, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं जरूरत नहीं है इसकी। क्वेश्चन जो अगली है उसकी जरूरत है, शायद 20, क्वेश्चन नंबर 20 था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, हु आर ऑल कवर्ड अंडर पब्लिक मीडिया। देखो पब्लिक मीडिया की बात हुई थी शायद इस वाले डॉक्यूमेंट पे, जब इन्वेस्टमेंट एडवाइस की बात हुई थी, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा शायद एक पब्लिक मीडिया की चीज बात की थी, और इन्होंने बात की थी कि आप रिसर्च एनालिस्ट के रेगुलेशंस पढ़िए। अब यहाँ पे हो रही है बात पब्लिक मीडिया की। एनी पर्सन हु मेक्स रिकमेंडेशंस और ऑफर्स एन ओपिनियन कंसर्निंग सिक्योरिटीज और पब्लिक ऑफर ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, मतलब थ्रू एनी मीडिया सोर्स सच एज रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। ठीक है, तो आजकल मैक्सिमम लोग क्योंकि इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो आई थिंक इंटरनेट कम्स अंडर पब्लिक मीडिया। सो वी आर कमिंग अंडर दिस क्लॉज दैट इज पब्लिक मीडिया। Whether journalists who are on payrolls on media organizations such as TK are covered under this definition of public media? Yes, obviously ये public media में आते ही आते हैं। ठीक है, so journalists employed by various news organizations who comment on specific stocks, they have to comply with provisions under regulation 21(2) of SEBI research analyst regulations। तो अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये 21(2) क्या है, तो मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा खोल के देखूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, however RA regulations do not cover the following regulations। ठीक है, तो अगर देखो, अगर तो बात होती है इन चीजों की जो ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तब वो फिर से आरए में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल जनरल ट्रेंड्स, जिसकी पहले इन्होंने बात की है, ब्रॉड बेस्ड इंडाइसिस, तो पहले इन सारी पांचों चीजों की बात कर चुके हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और जोड़ा है, टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड प्राइस। ठीक है, वेदर जर्नलिस्ट हु आर ऑन पेरोल्स नीड टू गेट रजिस्टर्ड विद सेबी। ओके, तो जो आपके टीवी के जर्नलिस्ट हैं या फिर जो आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं, क्या उनको जरूरत है सेबी रजिस्ट्रेशन की? आंसर इज no. The journalists who are on payrolls, they do not need to get registered with SEBI. However, if they make a public appearance or make a recommendation or offer an opinion concerning securities or public offers through public media, then all the provisions of Regulation 16 on limitations of trading and Regulation 17 shall apply mutatis mutandis, and they shall disclose their name, registration status, and details of financial इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट कंपनीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसका तो बनता है स्क्रीनशॉट लेना, इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को सेव करके रखना चाहिए, ताकि आप पता हो एक पर्सन को कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। चलो देखते हैं। अब देखो, ध्यान से इस पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक चीज सिंपली कही है, if they make public appearance or make a recommendation concerning securities। तो यहाँ पे securities आ गई। अब what are securities? Question is what are securities? Security is a tradable financial asset। तो यहाँ पे stocks, mutual fund सब कुछ आ गया, because they are a tradable financial asset। तो अगर वो एक ओपिनियन पब्लिक मीडिया में आकर, यूट्यूब इज अ पब्लिक मीडिया, तो अगर पब्लिक मीडिया में आकर कोई पर्सन ओपिनियन दे रहा है अपना किसी सिक्योरिटी से या किसी भी चीज से रिलेटेड, पब्लिक मीडिया इन द सेंस जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, ठीक है, जो पूरी पब्लिक को मिले। फॉर एग्जाम्पल योर होम इज ऑफ कोर्स नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। हालांकि कुछ पब्लिक है जो वहां पे आ सकती है, जो आपके फ्रेंड्स हो गए, कुछ और बाहर के लोग हैं जो आपके घर के अंदर आ सकते हैं, बट स्टिल इट्स नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी, बिकॉज सब नहीं आ सकते हैं वहां पे। बट पब्लिक मीडिया जिसको सब एक्सेस कर सकते हैं, जो भी चाहे वो एक्सेस कर सकता है, दैट इज अ पब्लिक मीडिया। ऑल प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशंस 16, ठीक है, ऑन लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिंग, तो सर्च करो तुरंत, तुरंत सर्च करो क्या है ये। रेगुलेशन 16 ऑन लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिंग एंड 17 ऑन लिमिटेशंस ऑफ कंपनसेशन शैल अप्लाई। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने पहला जो ये डॉक्यूमेंट था, इसमें इन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस वाला जो क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने बोला कि जो लोग पब्लिक मीडिया पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं, दे डू नॉट कम अंडर द आईए रेगुलेशंस, जस्ट रिफर टू द रेलिवेंट रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस। तो रेलिवेंट इन्होंने यूज किया है, मतलब सारे नहीं, सिर्फ जो रेलिवेंट है वो। तो रेलिवेंट, अब यहाँ पे इन्होंने सिंपली बोल दिया है कि यहाँ पे मीडिया वाले जो लोग हैं उनको, उनके लिए रेगुलेशन 16 और 17 रेलिवेंट है। बट इसके पहले इन्होंने रेगुलेशन 21(2) की भी बात की हुई है। ठीक है, तो 21(2), 17 और 16 ये 3 रेगुलेशंस हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आगे है वेदर द पर्सन मेकिंग रिकमेंडेशंस आर, क्या ये चीज पढ़ चुके हैं ना? हाँ ठीक है। उसके साथ इन्होंने एक चीज और कही है
ही शैल डिस्क्लोज हिज नेम। तो अगर भैया कोई यूट्यूब चैनल है जो अपना नाम नहीं बता रहा है, ठीक है, तो वो चीज गलत है। वो चीज गलत है। अगर वो अपना नाम, फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल जैसे अब यार फिर वही कोई कोई भी नाम अगर मैं ले लूं, उस नाम का कोई यूट्यूब चैनल होगा तो दैट विल कम एज अ एज अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बट फॉर एग्जांपल कोई जनरल यूट्यूब चैनल जिसका नाम ही है बस स्टॉक मार्केट करके, या एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट, या स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशन, स्टॉक मार्केट टिप्स, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऐसा ऐसा कुछ नाम है बस, ठीक है, वो पर्सन अपना नाम नहीं बता रहा है, दैट्स इलीगल, बिकॉज सेबी ने क्लियरली लिखा है ऐसे किसी भी पर्सन को, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू डिस्क्लोज हिज नेम, सेकेंडली ही हैज टू डिस्क्लोज हिज रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यानी डिस्क्लेमर के अंदर या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी वीडियो के ऊपर उसे कहीं ना कहीं लिखना जरूर है दैट ही इज नॉट सेबी रजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू गाइस, लिखा है यहाँ पे, कहीं कहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा है कि आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब इसमें कहीं लिखा है, ढूंढ लो कहाँ लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो और मेरे यूट्यूब के डिस्क्लेमर पे, मतलब यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें अगर कोई पर्सन है जो ट्रेनिंग कर रहा है, यूट्यूब चला रहा है, मतलब वो नया है, ठीक है, उसने नहीं, उसे उसे ये सब पता है, तो उसे इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी जानकारी हो जाए कि अगर आप एक ऐसा यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप खोलना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप खोलना चाहते हो, डिस्क्लेमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू डिस्क्लोज योर नेम एंड यू नीड टू डिस्क्लोज योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट कंपनी। और उसके साथ आपको ये भी बताना है कि जिस कंपनी पे आप बात कर रहे हो उस कंपनी में क्या आपका पर्सनल कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है। दिस इज डन इन ऑर्डर टू जस्ट अवॉइड मार्केट मैनिपुलेशन। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आप पहले से बाई करके फिर उस कंपनी को आप आगे कर रहे हो। अब रेगुलेशन 16 और 17 को हम समझेंगे आगे। फर्दर, इफ सच अ पर्सन इज ऑल्सो एंगेज इन द प्रिपरेशन एंड पब्लिक इन द प्रिपरेशन एंड publication of research report or research analysis, he or the entity or on whose behalf he is acting as a research analyst needs to get registered with SEBI. Okay, तो अगर वो आगे कोई रिसर्च रिपोर्ट बना रहा है तो ऑब्वियसली ही नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड विद सेबी। अब रिसर्च रिपोर्ट की हमने पहले बात की है कि रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What are the disclosures for making required for making recommendations? Again, a very important question. So ये जो लाइन से जो क्वेश्चंस है ना, ये तीन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22, very very important questions for anyone who is either watching YouTube or who is planning to make a stock market related video on YouTube. Any person including a director or employee of an investment advisor or a credit ये क्या है, or a credit rating agency of an AMC or fund manager makes public appearance or offers an opinion। ठीक है, मान लो कोई AMC का कोई नया फंड आता है, तो अगेन अगर वो अपने फंड को प्रचार करने भी फंड का आ रहे हैं, दे हैव टू प्रोविजंस, जो रेगुलेशन 16 है जो कि लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिंग पे है, लिमिटेशंस ऑन ट्रेडिंग सॉरी, एंड रेगुलेशन 17 और लिमिटेशंस ऑन कंपनसेशन, दे शैल अप्लाई। Making such recommendation or offering such opinion in personal capacity, responding to queries. Okay, so he shall disclose his name, registration status, and again detail of financial interest at the time of making such recommendation, जब भी वो recommendation कर रहा है तब। So by this clause they also say that you can actually make recommendations। Okay, by this clause, like आई थिंक जो सेबी यहाँ पे कहना चाह रही है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ पब्लिक मीडिया के थ्रू ही रिकमेंडेशंस ऑफर कर रहा है, बाई सेल या होल्ड के या कुछ भी, ठीक है, या किसी भी तरीके से कोई एनालिसिस कर रहा है या कोई कोई चीज कर रहा है, तो पहले तो देखो इन्होंने यहाँ पे पहले के पॉइंट्स में जो चीजें इन्होंने कही हैं टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड की सेक्टर या इंडेक्स में वो करना सही है, बट ऐसे सही नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे जो पब्लिक वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो पब्लिक मीडिया के जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में तो ये, तो यहाँ पे जो पब्लिक मीडिया वाले पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में तो इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि इफ एनी पर्सन who makes recommendations or offers an opinion concerning securities में सब कुछ आ गया, or public offers only through public media is not required to obtain a registration। So if a person is offering any recommendations, again recommendation word इन्होंने यूज कर रखा है, ठीक है, only through public media। So guys, if the public media is the only way you are offering recommendations, it's okay। ये कहता है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम।
बट अगेन ध्यान रखना है, पब्लिक मीडिया ओनली वे है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और ऐसा वे है, कोई प्राइवेट वे है एक तरीके का, और फिर यहाँ पे इन्होंने फीस या नो फीस की बात नहीं की है कि आप उस चीज का चार्ज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ऑब्वियसली जो जर्नलिस्ट हैं, दे आर ऑन पे रोल्स ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सो दे आर एक्चुअली गेटिंग पेड फॉर दीज रिकमेंडेशंस एंड जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं, जो भी न्यूज़ चैनल्स में काम कर रहे हैं, जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, दे आर एक्चुअली गेटिंग पेड। तो यहाँ पे पैसे की बात बिल्कुल सभी ने की नहीं है कि आप फीस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। सभी ने सिंपली ये कहा है कि अगर पब्लिक मीडिया इज द ओनली वे, दैट इज ओके। और इसका रीजन बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है डॉक्टर विजय मलिक ने अपने इस ब्लॉग में। तो अगर जैसे आप इस ब्लॉग पे आते हो तो देखो, यहाँ पे इन्होंने पहले तो स्टार्ट में बताया हुआ है कि एक बड़ा डिस्क्रिपेंसी था, यहाँ पे एक कंफ्यूजन था कि सभी ने यहाँ पे जो रेगुलेशंस बनाए उसमें प्रोफेशनल स्टॉक एनालिस्ट जो अपने रिसर्च को सेल कर रहे हैं एज अ पेड सर्विस, और बाकी लोग जो सिर्फ न्यूज़पेपर पे कॉलम्स लिख रहे हैं या टीवी जर्नलिस्ट हैं या स्टॉक क्रिटिक्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, उन पे तो कोई मतलब एक तरीके से डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली जो पहले के रेगुलेशंस थे, दे जस्ट सीम टू बी लाइक, अगर कोई पर्सन सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप का यूजर है, कोई ब्लॉगर है, तो कहीं ना कहीं मतलब उसके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाए। तो आगे सभी ने फिर फर्दर इन चीज़ों को क्लेरिफाई किया कि व्हाट इज़ अ रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिखी है, ये इनके वर्ड्स हैं, जो इटैलिक्स में है वो इन्होंने सेबी से के डॉक्यूमेंट से लिया है, और जो लिखा है ऐसे नॉर्मल फॉन्ट में वो ये वाला, ये विजय मलिक जी के वर्ड्स हैं। सो अगेन इनका ये कहना है कि रिसर्च एनालिस्ट मींस, हु इज अ रिसर्च एनालिस्ट, ही मींस अ पर्सन, ये हम बात कर चुके हैं इन चीज़ों की। सो इट सीम्ड फाइन एज मैनी इंटरनेट यूजर्स हु एक्सप्रेस ओपिनियंस अबाउट स्टॉक्स डू नॉट गिव प्राइस टारगेट्स। सो अगेन अगर आप प्राइस टारगेट नहीं दे रहे हो, ठीक है। मैनी अदर्स डू नॉट रिकमेंड बाई और सेल फॉर स्टॉक्स इन देयर राइटिंग्स, हाउएवर वन मे गेट शॉक्ड। अगेन जो नेक्स्ट चीज इन्होंने बोली है, दैट इज वेरी शॉकिंग। रिसर्च रिपोर्ट मीन्स एनी रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। वंस अगेन सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर आ गया, तो मतलब यहाँ पे आगे देखो, इन्होंने बड़ी अच्छे से इस आर्टिकल में चीज़ों को समझाया है। The regulations state that anybody giving opinion about stocks is a research analyst, especially so when she expresses her opinion on public media or makes a public opinions. So again, regulations did not differentiate between professional paid advice and personal advice because of just hobby and interest. So there is a big conflict here. कोई पर्सन है जो प्रोफेशन है उसका, ठीक है, वो उसका प्रोफेशन है, वो उसका पूरा करियर है, और वो उसके बेसिस पे एडवाइस दे रहा है। फॉर हिम इट मेक्स सेंस टू एक्चुअली गो थ्रू ऑल ऑफ दीज problems and difficulties and all of these and ISM exams to actually get registered. बट कोई पर्सन जिसका सिर्फ हॉबी या इंटरेस्ट है, वो भी अब रजिस्टर करना पड़ेगा क्या उसे? ये बात है। तो अब देखो, पब्लिक मीडिया का जो पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट को आपको दिखाया, इस पॉइंट में चीजें क्लियर हो गई कि एनी मीडिया सोर्स अवेलेबल, ठीक है, पब्लिक अपीयरेंस, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो इट meant that if anyone studies a stock or mutual fund or any other security and wishes to share her experience and learning with others, he or she should first register with SEBI. The minimum, अब just hold on, आगे बताएंगे इस चीज को, क्लियर करेंगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो सेबी के रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, पहले इन्होंने वो चीज़ों की बात की हुई है। और फिर मोस्ट पीपल एक्टिव ऑन द इंटरनेट आर many people active on the internet are actually qualified, who already meet these qualifications, however there is a hefty fee। ठीक है। तो I can just imagine कि इतने सारे ऑनलाइन ग्रुप्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, इन सबको सभी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो ये काफ़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन है। अगर सभी एक्सपेक्ट कर रही है कि सब NISM सर्टिफिकेशन ले जस्ट सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करने की, या किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में अगर बात करना चाहें, तो इन चीज़ों के लिए अगर ये सेबी का रजिस्ट्रेशन लें, सो दैट्स जस्ट वे टू हाई रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो अदर चीज़ें भी हैं रिसर्च एनालिस्ट के लिए, ठीक है। तो अब देखो, हाउएवर, अब इन्होंने एक चीज़ बोली है, हाउएवर सेबी भी इस प्रॉब्लम को समझ गई, ठीक है, और रिसेंटली दे केम आउट विद सम क्लैरिफिकेशंस। तो शायद ये जो क्लैरिफिकेशंस है वो बाद में ऐड हुए थे, हालांकि ये रेगुलेशंस 2014 के डॉक्यूमेंट में ही मिल रहे हैं आपको, ठीक है, बट ये क्लैरिफिकेशन शायद ऐड हुए थे बाद में। और दीज क्लैरिफिकेशंस इंक्लूड कि ये पब्लिक मीडिया से रिलेटेड जो क्लैरिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था, सेबी हैज क्लैरिफाइड द कंफ्यूजन around expression of opinion about stocks. It has kept the mandatory registration limited to its desired segment, that is research analysts and organizations providing paid subscription based equities securities research। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई कंपनी है या फिर इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट है जो कि पेड सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहा है,
देन ओनली ही हैज़ टू गेट रजिस्टर्ड विद सेबी। और अगर वो सिर्फ यूट्यूब पे आके या किसी पब्लिक मीडिया पे आके फ्री में अपनी जो चीज़ें हैं, वैसे सेबी ने पैसे ले रहा है या नहीं ले रहा है उसकी बात नहीं की है, बट फिर भी जो इनके वर्ड्स हैं, तो फिर उसे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। सो इंटरनेट यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद सेबी बिफोर एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस। हाउएवर अगेन रेगुलेशंस रिक्वायर देम टू डिस्क्लोज देयर रजिस्टर। तो अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है हमें कि जो मेरा भी सोचना था और जो इनका भी मानना है कि कुल मिला के पब्लिक मीडिया के अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए द रेगुलेशन नंबर 16, द रेगुलेशन नंबर 17 एंड 21 जिसकी पहले बात हुई है, दे आर द ओनली मैंडेटरी रेगुलेशन। अब इन्होंने आगे रेगुलेशन 16 को भी डिफाइन किया है। रेगुलेशन 16 स्टेट्स दैट द पर्सन कैन नॉट ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक अबाउट विच ही एक्सप्रेसेस ओपिनियन फॉर 30 डेज बिफोर एंड 5 डेज आफ्टर। यानी 35 डे का पूरा पीरियड है जिसके अंदर मैं उस स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकता। ओके, ऑन विच एवर आई एक्सप्रेस ओपिनियन और मेकिंग और मेक रिकमेंडेशन। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा यह है कि मान लो मैं एक स्विंग ट्रेड करता हूँ किसी भी स्टॉक में, ठीक है, स्विंग ट्रेड अगर मैं करता हूँ तो व्हाट इज अ ट्रेड? बेसिकली अ ट्रेड इज जस्ट अ बाई और अ सेल ऑर्डर, और इट्स बोथ अ बाई और अ सेल ऑर्डर एंड दैट कंप्लीट्स अ ट्रेड, और इज इट इनकम्प्लीट ट्रेड? Also, what if I just invest and I do not trade? Because technically मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने बस कुछ बाई करके रख लिया है, ठीक है। और या फिर ऐसा हो अगर मैं कि एक चीज में, तो इन चीजों में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस नहीं है हमारे पास। सो द बेस्ट द सेफेस्ट वे दैट वी कैन अज्यूम इज कि विद इन मतलब अगर मैंने आज कोई रिकमेंडेशन दिया है किसी भी पब्लिक मीडिया पे, तो आज से 30 दिन पहले और आज से 5 दिन बाद मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना allowed nahi hai according to these regulations. I'm not sure if the YouTubers that we are listening to, if so many YouTube channels are actually following this. So if they are not following this can actually lead to a problem. But I don't know, मुझे ऐसा कोई भी केस यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है जब सेबी एक्चुअली में इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को, और एग्जैक्टली क्योंकि बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा, ये इतने सारे यूट्यूब चैनल्स खुल गए कि आपको सभी का जो डिटेल है वो समझना पड़ेगा। और क्या हो कि अगर मैं अपने अकाउंट से ना ट्रेड करके या किसी और के अकाउंट से ट्रेड करूं जो कि मेरा फैमिली मेंबर हो, उसके बारे में यहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है, ठीक है। So again, however, the clarification still leaves, or regulation 17 relates to compensation of research analysts, which is not relevant if he's not okay। रेगुलेशन 17 को हम समझेंगे आगे। तो रेगुलेशन 17 में आ गई है पैसे की बात कि अगर आप पैसे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ठीक है। हाँ, तो ये रेगुलेशन तब रेलिवेंट आपके लिए नहीं है अगर आप पैसे नहीं ले रहे हो। अगर आप पैसे ले रहे हो उस रिकमेंडेशन के, देन दैट रेगुलेशन इज अगेन रेलिवेंट। सो नाउ लेट अस कम टू द 16 एंड 17 एंड देन वी विल गो फर्दर। ओके दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन फाइनली हम आ चुके हैं इस पॉइंट पे, लिमिटेशंस ऑन ट्रेडिंग बाय रिसर्च एनालिस्ट। अब रेगुलेशन नंबर 16 और 17 और 21 हमें देखना है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से। सो रेगुलेशन नंबर 16 क्या कहता है? अब इसके अंदर कुछ क्लॉजेज हैं। पहला है कि पर्सनल ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड एज रिसर्च एनालिस्ट by research entity shall be monitored, recorded and whenever necessary shall be subjected to a formal approval process। ठीक है, independent research analysts, individuals employed as research analysts by a research entity or their associates shall not deal or trade in securities that he recommends or follows within 30 days before and 5 days after the publication of a research report। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है, अब लीगली चलो ठीक है, इन्होंने एक बात कह दी, ये दिस इज जस्ट टू अवॉइड मार्केट मैनिपुलेशन। कैसा ना हो कि कोई पहले से उस, लेकिन फिर भी 30 डेज बिफोर से क्या हो जाता है मुझे नहीं समझ में आता। देखो लीगली ठीक है, मैं इस पे मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता क्योंकि मैं लीगली मैं लॉ वाला बंदा ही नहीं हूँ, ठीक है। मैंने लॉ को कभी पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो मैं नहीं कर सकता आर्ग्यू। बट एथिकली अगर मैं पूछता हूँ तो क्या ये सही है? क्या आप एक ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहोगे, या एक ऐसा यूट्यूबर, एक ऐसा न्यूज़ वाला, एक ऐसा न्यूज़पेपर कॉलम वाला जो आपको एक स्टॉक रिकमेंड कर दे बट उसमें ट्रेड ना करे, पहली चीज। या फिर 30 दिन या फिर आपसे कहे कि मैंने आज एक स्टॉक खरीदा है बट बिकॉज ऑफ दीज रेगुलेशंस मैं ये आपको 31 दिन में बताऊंगा, मतलब 30 दिन बाद बताऊंगा। तो आई मीन दीज टू थिंग्स आर नॉट रियली एथिकल, बट ओके, आई मीन दैट्स अ रेगुलेशन, देयर इज जस्ट लिटिल यू कैन डू अबाउट इट, ठीक है। सो the third is independent research analysts, okay, should not deal or trade directly or indirectly in securities that he reviews in a manner contrary to his given recommendation। बहुत जरूरी है भाई,
सब्सक्राइबर्स को तो बोल दिया कि बाई कर लो और खुद सेल कर दिया। बहुत गलत काम है। लीगल भी है, सही चीज है और एथिकल भी है। ये चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। एथिक्स भी कहते हैं और लीगलिटीज भी कहती है। ठीक है, इंडिविजुअल ओके शैल नॉट परचेज और रिसीव सिक्योरिटीज ऑफ द इशूअर बिफोर द इशूअर्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अच्छा ठीक है, मान लो अगर कोई आईपीओ में किसी ने एक आईपीओ के बारे में कुछ रिकमेंडेशन डाला, मान लो किसी ने आईपीओ की एक वीडियो डाली, देन ऐसा ना हो कि उसने अनलिस्टेड मार्केट में ऑलरेडी उस चीज को परचेज कर लिया और अब वो जाके आईपीओ पूरी पब्लिक को चिपका रहा है। दैट शुड नॉट हैपन। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशंस 2 to 4 शैल अप्लाई म्यूटेंडिस म्यूटेंडिस। अब यार ये कौन सा तत्सम तद्भव शब्द आ गया है? चलो देखते हैं, इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं भाई। Mutatis mutandis, used when comparing two or more cases or situations, making necessary alterations while not affecting the main point at issue. It's a medieval Latin। अरे यार क्या जरूरत थी medieval Latin यूज करने की? ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कोई इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ये समझ में आता है हमें। Okay, notwithstanding anything contains such restrictions to trade or deal in securities may not apply in case of significant news or event concerning the subject company or based upon an unanticipated significant change in the person। यहाँ पे शायद एक्सेप्शन ऐड किया गया है कि अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज़ या इवेंट आ जाता है जिससे एक ऐसी सिग्निफिकेंट चेंज आ जाती है फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस पे, ठीक है, तब वो रिसर्च एनालिस्ट क्या ट्रेड वगैरह पहले कर सकता है, ऐसा कुछ लिखा है। but subject to prior written approval as per the terms specified in the approved internal policies. Who will give the approval? Okay, anyway, I mean, because मैं आपको बस चीजें बता रहा हूँ, there are some questions that will come in my mind, of course. Number 17, regulation number 17, compensation of research analysts. 17(1) research entity shall not pay any bonus, salary, or other form of compensation to any individual employed as a research analyst that is determined or based on any specific merchant banking or investment banking or brokerage services transaction। मतलब जो कंपनी है वो, मतलब अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, ये चीज़ तब आ गई मेरे लिए, ठीक है, कि मुझे कोई कंपनसेशन ऐसा सच नहीं मिलेगा जैसा कि एक ब्रोकरेज फर्म में एक कंपनसेशन होता है। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपके जैसे एक ब्रोकर है, अगर आपने कोई चीज बाई की है सेल की, तो वहां पे एक कंपनसेशन ऑलरेडी उसको मिल रहा है। मतलब अगर आपने इंट्राडे का कोई ट्रेड किया, कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड किया, तो आपके ट्रेड करने से उसका एक फायदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है एज अ रिसर्च एनालिस्ट। Okay, the compensation of all individuals employed as a research analyst shall be reviewed and documented and approved annually by the board which does not consist of representation from its। ठीक है, तो जो compensation जो भी उसको मिल रहा है, मतलब जो सैलरी उसको मिल रही है, that will be reviewed। और उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उसको पर ट्रेड या पर रिकमेंडेशन ऐसा कुछ मिल रहा है। सो आई थिंक दिस इज ओके, बिकॉज हमें इंश्योर करना है कि वो बायस्ड ना हो और ऐसा ना हो कि वो ज़्यादातर ट्रेड्स दे रहा है ताकि उसे कोई कंपनसेशन मिल रहा है। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये लेकिन एक कंपनी के लिए है, ये मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय, ओके, approving or reviewing the compensation of individual employed as research analyst shall not take into account such individuals contribution to the research entities investment banking। फिर सेम चीज है, individual employed as research analyst by research entity shall not be subject to supervision or control of any employee। और ब्रोकरेज सर्विस मतलब किसी और से पैसा वैसा लेके भी वो इस तरीके का गलत प्रचार नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल अब 18 तो हमारे लिए नहीं है, राइट। 18 was not for us because clearly SEBI has written that regulation 16 and 17 apply, and of course 21(2) applies। So 21(2) क्या है? 21(2) is if any person including a director or employee, including लिखा है but any person, okay, or credit rating agency or AMC or fund manager makes public appearance, then he just, okay, so 21(2) is just कि बस 16 और 17 को follow करो। So it's just like rule number 1 is never lose money in the stock markets, and rule number 2 is always remember rule number 1। So 21(2) is just कि you always remember rule number 16 and 17। Wow, that's great, that's fun, does that even happen in legal documents?
ओके, मेकिंग सच रिकमेंडेशन, एक चीज़ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, मेकिंग सच रिकमेंडेशन और ऑफरिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज, अच्छा मतलब हाँ वही चीज़ है कि नेम रजिस्ट्रेशन स्टेटस की रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो, और डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ जाएंगी जब आप रिकमेंडेशन ऑफर कर रहे हो, या फिर जब आप किसी क्वेरी किसी के क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दे रहे हो, देन यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स अगेन। ओके, दैट इज 21(2), दैट इज इट गाइस, बस इतना ही है। ठीक है, तो इन्होंने भी देखो एक चीज लिखी है कि रेगुलेशन 17 इज नॉट रेलिवेंट इफ ही इज नॉट पेड बाय अ कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग research report. ठीक है, however, it still leaves a few questions unanswered. It mentions the requirement of registration for preparation of research report. In original regulations, research report covered everything under the sun. Yeah, बिल्कुल. Therefore, it seems that the clarification has become okay, and leaves reader back from where it started. However, one thing stands out clearly, that for expressing opinion on public media, one does not need to go through the process of regulation. ठीक है, therefore internet users, Facebook memers, bloggers etc. can breathe easy. अच्छा लगा मुझे सुन के. They can express their views about stocks, mutual funds or securities, and but they should disclose their registration status with SEBI. They should disclose their financial interests, which will give rise to any conflict of interest clearly. ठीक है. So, do you RA regulations, बिल्कुल RA regulations मैंने सारे पढ़ लिए हैं भाई. ठीक है, अच्छी बात है. तो बेहतरीन तरीका समझाने का इनका, अच्छा लगा मुझे ये ब्लॉग, मैं लिंक आपको दे दूंगा. और इसी के साथ सी एस कृति जी ने यहाँ पे देखो, अब सी एस कृति जी ने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, इसलिए मैंने इनका ब्लॉग को भी सेलेक्ट किया है. ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इन्होंने इंक्लूड किए हैं, गिविंग रिकमेंडेशन ऑन स्पॉट कम्युनिटी कमोडिटीज इज अ एक्सेम्पशन. मुझे ये पॉइंट किसी भी डॉक्यूमेंट में सभी के द्वारा नहीं मिला, तो हो सकता है ये प्रीवियस पास्ट में कभी ये पॉइंट रहा हो, क्योंकि ऐसे तो इन्होंने इंक्लूड नहीं किया होगा. बट ठीक है, आई मुझे बस इस पर कोई कमेंट नहीं करना, बिकॉज मुझे ये किसी और जगह पे नहीं मिला, तो मैं उन्हीं चीज़ों को मानूंगा जो मुझे किसी सभी के डॉक्यूमेंट पे मिले. फॉर एग्जाम्पल, ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस इज सभी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस 2014, और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे यार. मुझे लगता है इनके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को, कभी भी हमें नेट पे सर्च करना हो तो. सो देखते हैं आगे. इन्होंने एक चीज़ ये डाली है नहीं, और एडिशनली इन्होंने कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से डाले हैं. गिविंग पीरियड, ठीक है ठीक है ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हम पहले देख चुके हैं दोस्तों. ये चौथा पॉइंट उन्होंने अपनी तरफ से डाला है, या फिर सेबी ने बोला है, मुझे नहीं लगता सेबी कभी ऐसा कुछ बोलने वाली है. सो आई थिंक इन्होंने अपनी तरफ से डाला है, गिविंग ट्रेनिंग और कंडक्टिंग वर्कशॉप्स ऑन हाउ टू रिसर्च स्टॉक्स एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. चलो इसकी बात करते हैं. अगर कोई पर्सन ट्रेनिंग दे रहा है या वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा है, तो वो टेक्निकली वो कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन ऑफर नहीं कर रहा है. ठीक है, बिल्कुल कोई रिकमेंडेशन एज सच वो ऑफर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कुछ पास डेटा पे हो सकता है वो बात कर रहा है, या अपनी कोई स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा है. ठीक है, उस टाइप की मेंटोरशिप से लोगों का भी फायदा होता है. और इवन अभी जो यूट्यूब चैनल्स इतने सारे हैं, कहीं ना कहीं आज से पहले के टाइम में लोग इंदौर और गुजरात की कुछ फ्रॉड फर्जी एडवाइजरी कंपनीज के चक्कर में फंस जाते थे, लेकिन अब लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं. काफी सारी प्रिंसिपल जैसे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को लोग समझ पा रहे हैं. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज यूट्यूबर्स हु आर प्रोवाइडिंग फ्री नॉलेज. ठीक है, सो आई थिंक, आई मीन, या देयर इज सम गुड एंड सम बैड इन एवरी एस्पेक्ट, बट अगर आप लीगलिटीज ये हैं. अब हम सेकंड पार्ट इस वीडियो का जो होगा, उसमें हम एथिक्स की बात करेंगे, कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, अब ये एथिक्स वाला जो पार्ट है वो भी दोनों टाइप के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो ट्रेनर्स हैं और जो ट्रेनिंग किसी से ले रहे हैं उनके लिए भी, ताकि वो समझ पाए कि जो हमारा टीचर है वो एथिकली अपने बिजनेस को चला रहा है, या बिजनेस नहीं कहना चाहिए, बट जो भी अपना पार्ट टाइम हॉबी है या कुछ भी है, इंटरेस्ट है, उसको एथिकली कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं इनके एफएक्यूज, इनसे कुछ लोगों ने पूछे हैं जिनके इन्होंने आंसर्स दिए हैं. सो इसको हम समझते हैं कि अब देखो यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट द व्यूज ऑफ सेबी, दे आर जस्ट द व्यूज ऑफ दिस ब्लॉगर. ओके, कृति गौगरी नाम है इनका, शायद मैंने, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो.
ठीक है, आई गिव इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू माई क्लाइंट्स, आई ऑल्सो प्रोवाइड दम रिसर्च रिपोर्ट। सो ऑब्वियसली भाई तू तो रिसर्च एनालिस्ट बन जा, क्योंकि तूने रिसर्च रिपोर्ट का टर्म यूज कर दिया। आई हैव अ ब्लॉग वेयर आई राइट ट्रेंड्स ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑफ कोर्स वी रेड इन द आरए रेगुलेशंस कि you just don't do not need to um you are not a you are not compliant to the RA regulations if you are just writing about sectors or indices. I provide research analysis for free. Again, तुमने term use कर दिया research analysis का, so I mean, देखो, it is not specifically mentioned about the service being free or paid, but to take a conservative view, I think you should just get registered. ठीक है, my company is planning to provide, company है, you have to register. ठीक है, uh, the individual is registered with SEBI. Does my company? Yes, your company has to get registered. I give lectures to students on how to pick a stock. I teach technical and fundamental analysis, and I also conduct workshops in different cities. Should I register with SEBI as research analyst? No, you do not need to get registered because you are not giving any advice or recommendations on any security. So once again, guys, टेलिंग पीपल हाउ टू एनालाइज समथिंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन। ठीक है, तो अगर एक पर्सन सॉफ्टवेयर भी ऐसा कोई एनालिसिस का या रिसर्च का कोई सॉफ्टवेयर भी बना देता है, कोई सिग्नल सॉफ्टवेयर है या कुछ भी ऐसा, दैट इज नॉट इलीगल एंड आप कंप्लेन करोगे, आपकी कंप्लेन का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे लोग बात करते हैं ना, कितना सब फ्रॉड चल रहा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, सभी कुछ करती क्यों नहीं भाई? लीगलिटीज जान लो, लीगल जो पॉइंट्स हैं वो क्या है वो जान लो, और फिर बात करो। अगर आप कंप्लेन ऐसी चीज की कर रहे हो विच इज परफेक्टली लीगल एंड देन यू आर सेइंग कि सभी कुछ करती क्यों नहीं, सभी को कुछ करना चाहिए, ये वो, तो डजंट रियली मेक सेंस। ठीक है, तो ये था पूरी कहानी। अब इसके बाद मैं एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये न्यूज़ बड़ी यार अगेन वाइज ओके, हाउ सेबी कैन कंट्रोल टिप्स ऑन सोशल मीडिया। सो अब देखो, अक्टूबर 7 2016, तो ये रेगुलेशन 2013-14 के हैं, बट 7 अक्टूबर 2016 को सेबी जो है उसने एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया था जिसमें वो कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे थे सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रेगुलेशंस पे। उसमें कुछ प्लान्स थे। एक प्लान ऐसा था कि वो जो ट्रेडिंग टिप्स मैसेजेस हैं बाई होल्ड या सेल रिकमेंडेशंस के सिक्योरिटीज पे, ये जो पॉइंट था इस पे सेबी ने कुछ बातें की थी। क्या बातें की थी देखो, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर ये पेपर जो एक्सेप्ट हो जाता है तो कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को ये अलाउड नहीं होगा कि वो ट्रेडिंग टिप्स को प्रोवाइड करे या स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दे वो किसी भी सोशल मीडिया पे, जब तक वो एक रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइजर नहीं होता है तब तक। ठीक है, बट इस चीज को परसीव किया गया सेबीज एफर्ट टू सेंसर सोशल मीडिया, एंड देयरफॉर देयर वाज अ फुरोर अगेंस्ट दिस consulting paper, and people just decided to troll SEBI, okay, on Twitter. Okay, and several eminent personalities also expressed their opinion. So after this, SEBI has just not done anything on this, and all the unsolicited emails, वो सब जो चीज़ें हैं वो अभी भी चल रही हैं। तो most of these providers do front running, that is first buy a stock and then yeah exactly, तो ये चीज़ एक स्कैम है और इसको मैं एथिक्स पे कवर करूंगा कि भले ही ये चीज़ लीगल है, इसमें कोई नहीं, लीगल भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि सभी ने क्लियरली बोला कि 30 दिन पहले आपने 30 दिन हाँ, वो एक टाइम फ्रेम रखा है। ठीक है यार, उसको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं कि क्या है एक्चुअली में वो टाइम फ्रेम। ठीक है, वो 30 डेज बिफोर, शायद 30 डेज बिफोर और 5 डेज आफ्टर वाला है ना, कि उतने उस पीरियड में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बट एक बार फिर से उसको कंफर्म कर लेते हैं। सो व्हाट इज दिस, हाँ क्या हम 16 पे हैं बिल्कुल। सो हाँ, trade in securities that the research analyst recommendations or recommends or follows within 30 days before, हाँ विदिन ठीक है, तो मतलब 30 दिन 31 दिन पहले कर सकते हो, तो पहले बाई कर लो और फिर बाद में लोगों को बताओ प्राइस हाइक करने के लिए उसका। ये चीज़ें हैं, तो मतलब जो एसएमएस वगैरह आपके पास आते होंगे to buy some low float penny stocks, they are the ones that SEBI is actually after, because बहुत से लोग अभी भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन चीज़ों से। हालांकि अब यूट्यूब का ज़माना है तो लोग थोड़े से अवेयर हो गए इन्वेस्टर्स, लेकिन पहले के ज़माने में इतना नहीं होता था। और मुझे आज भी काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं कि आप कि सर हमें इंदौर की एडवाइजरी ये थी, गुजरात की एडवाइजरी थी, या ये टिप आई थी हमारे पास, इस पर्सन ने हमें कॉल की थी और हम उसकी बातों में आ गए थे।
तो अभी के टाइम में भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं है लोग, क्योंकि देखो दोस्त इंडिया के लोग ना बहुत भोले भाले हैं, और लोग हमेशा उनके इस भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। चलो खैर, वो तो अब एथिक्स की बात होगी, कभी बात करेंगे इस चीज़ की। बट यहाँ पे इन्होंने एक आइडिया दिया है कि सभी को क्या करना चाहिए। तो देखो ये कोई लीगलिटीज में बात नहीं है, ये बस एक आइडिया इन्होंने दिया है, इकोनॉमिक टाइम्स ने। सो इसकी बात नहीं करते हैं। बट इन्होंने ये बात इन्होंने भी जो बात कही है वो ये कही है कि वी आर नॉट, इनका मानना है कि सभी को सोशल मीडिया को सेंसर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स टोटली इम्प्रैक्टिकल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। और लेकिन सभी को करना क्या चाहिए कि एक मैकेनिज्म वो बना दे, या फिर एक स्पेसिफिक फोन नंबर हो या एक ईमेल हो, जिसपे कोई इन्वेस्टर जिसने अगर पैसा खोया है इन टिप्स के बेसिस, इन टिप्स पर ट्रेड करके, ठीक है, तो वो उसको एक तरीका होना चाहिए कि वो कंप्लेन कर सके सेबी को। ठीक है, एक ऐसा फोन नंबर या एक ऐसा ईमेल जहां पे तुरंत उसकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, एक तरीका। लेकिन एक चीज, एक वर्ड ध्यान रखना दोस्तों, एक वर्ड इन्होंने यहाँ पे यूज किया है, इन phone number to which investors can forward all unwanted tips received through SMSs and email, and investors who lost money should be allowed to complain. ओके, अनवांटेड टिप्स। देखो पहली बात तो ये है कि ये जो इनका प्रपोजल है कि ये सभी को करना चाहिए। या देखो पहली बात ये है कि अगर मतलब देखो जो लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोग ऐसे टिप्स भेज रहे हैं, वो तो गलत कर ही रहे हैं। बट उसके साथ साथ कोई इन्वेस्टर है, अगर ऐसा कुछ सेबी ले आती है, तब तो फिर ये एकदम ही से मार्केट ब्रेकिंग रूल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मार्केट ब्रेकिंग रूल? कि अब इस पे फिर कंपनसेशन क्या होगा, आगे क्या होगा इस, अच्छा चलो उसने कंप्लेन कर दिया तो आगे क्या इसमें कार्रवाई होगी, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर कार्रवाई ऐसी होती है कि जो लॉस है वो पर्सन पे करे, तो फिर तो यार एक तरीके से इन्वेस्टर हैज होगा कि मतलब मेरे पास कोई टिप आई और मैं बिना सोचे उसको बाई कर लूंगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मैं रखूंगा, और लॉस है तो फिर कंप्लेन कर दूंगा। तो ये चीज तो फिर मतलब कोई सेंस नहीं बना, है ना। ठीक है, इस चीज का कोई सेंस नहीं बना, तो इन्वेस्टर्स को जागरूक होने की जरूरत है। यहाँ पे जरूरत है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने की और इन्वेस्टर्स को जागरूक करने की। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स खुद से अपनी जो एनालिसिस है, खुद से अपनी चीजों को समझ पाए। ठीक है, ये ज्यादा मुझे लगता है बेटर रहेगा। और उसी के साथ इन्वेस्टर्स कैन फॉरवर्ड ऑल, हाँ क्लियरली ये चीज होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये चीज होनी चाहिए। इट्स अ वेरी अनएथिकल वे टू ऑपरेट द बिजनेस ऑब्वियसली, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि लोगों को आपके फोन नंबर्स मिल जाते हैं और वो धड़ाधड़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बिना आपकी परमिशन के ऐड करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक दैट इज वेरी अनएथिकल, एंड इफ इट बिकम्स इलीगल, इट विल एक्चुअली सेव, लाइक टाइम, सेव माई टाइम। और तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो फिर लीव कर देता हूँ। बट काफी लोग हो सकता है फंस भी जाते हो। ठीक है, तो ये चीज अगर इलीगल हो जाए, क्योंकि अनवांटेड टिप्स की बात की गई है, तो मतलब जहां पे आपका ऑथराइजेशन ना हो, आपकी परमिशन ना हो, और फिर भी कोई आपको टिप्स दे रहा, तो डेट इज अनवांटेड। बट अगेन ये जो चीज है, देखो अब सभी ने 2016 में कुछ एक पेपर है, तो यार ऐसा तो एक पेपर है सभी का कि ब्रोकर्स को हम सारे बंद कर दें और एनएससी से डायरेक्ट ट्रेडिंग हो। और अभी रिसेंटली एनएससी का ग्लिच भी आ गया है, होगा क्या? तो देखो ये बस एक पेपर है और इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन आगे नहीं है। बट हाँ, सभी का एक ऐसा प्लान था, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता, then all of this like tips and stuff, they it would have gone. ओके, बट अगेन अगर आप अपनी रिसर्च को, अपनी नॉलेज को, अपनी ट्रेनिंग को मतलब ट्रेनिंग दे रहे हो किसी को, या अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हो, आई थिंक दैट डजंट कम अंडर दिस। बाई सेल एंड होल्ड रिकमेंडेशंस आएंगे इसमें। क्यों आएंगे? क्योंकि जो बाइंग सेलिंग और होल्ड के रिकमेंडेशंस हैं दोस्तों, उससे होता है मार्केट मैनिपुलेशन। जैसे कि गेम स्टॉप के जो स्टॉक है, आप क्यों दिख रहा है हम लोगों को गेम स्टॉप का जो स्टॉक है उसके अंदर एसईसी जो है वहां पे एक्शन ले रही है? बिकॉज दैट इज अ क्लियर केस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन बाय अ बंच ऑफ पीपल। ओके, सो दैट इज एक्चुअली मार्केट मैनिपुलेशन, जहां पे बहुत से लोग इकट्ठा होके, अब भले ही आप उसको एथिकल मानो या उसको रॉबिन हुड तरीका का मानो या कुछ भी कहो, बट दैट इज एग्जैक्टली मार्केट मैनिपुलेशन, जहां पे और लोग जो है इकट्ठा होके बस उसको बाइंग कर रहे हैं, है ना। तो वो क्लियरली मार्केट मैनिपुलेशन है। ठीक है, भले ही अब वो सही है या नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा, बट दैट इज मैनिपुलेशन। सो दिस थिंग शुड गेट स्टॉप्ड अकॉर्डिंग टू मी। बट क्लियरली इतनी चीजें हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ स्टार्ट से एंड तक मैं सारी चीज़ें कवर कर पाया होऊंगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो में, हफ्तों की रिसर्च गई है इस वीडियो के अंदर। और अगेन द डिस्क्लेमर इज, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे लॉ के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, और ना ही मैं सेबी से किसी भी तरीके से रिलेटेड हूँ अभी फिलहाल। तो प्लीज़ आप ये मत मानिए कि मेरे जो व्यूज़ हैं वो सेबी के व्यूज़ हैं। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे। नमस्कार, जय हिंद।